तो हम देखते हैं अब गांधी जी की दूसरी अप्रोच को। पहली अप्रोच जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर अपनाई, मॉडरेट अप्रोच, कि जो इंडियंस हैं उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ी हुकूमत को, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अंदर थी या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड के अंदर, जो हम बात भी कर रहे थे कॉलोनियल सेक्रेटरी जो था लंदन के अंदर, या ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनको चिट्ठियां लिखी, उनसे दरख्वास्त करी। लेकिन गांधी जी इतने बेवकूफ़ नहीं थे जो कि इंडिया के जैसे मॉडर्न लीडर थे कि वो 20-20 सालों तक अपने एक ही अप्रोच पर टिके हुए हैं। 1906 तक उन्होंने बहुत पेशेंटली वेट करा इस चीज़ का कि ब्रिटिश हुकूमत थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपना अपनाएगी उन इंडियंस के प्रति जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत के अत्याचार से पीड़ित हैं वो लोग। लेकिन जब गांधी जी को कोई फेवरेबल रिस्पांस नहीं मिला अंग्रेज़ी हुकूमत से, तब उन्होंने मॉडरेट अप्रोच को छोड़कर पैसिव रेजिस्टेंस की अप्रोच जो है वो अपनाना शुरू करी, जिसको हम फेमसली बोलते हैं सत्याग्रह की अप्रोच। 1906 से लेकर 1914 तक गांधी जी जो है उन्होंने बोला जो पैसिव रेजिस्टेंस होती है वो इस प्रकार से होती है कि आप ना इसको ये मत समझो, ये गांधी जी की वर्डिंग्स हैं, मतलब मैं गांधी जी की अप्रोच आपको बता रहा हूं, कि आप इसको ये मत समझो कि प्रशासन अगर आपके ऊपर अत्याचार करे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस तो आप रिटेलिएट करो सेम तरीके से। आपको सेम तरीके से रिटेलिएट नहीं करना है, रिटेलिएशन का भी एक तरीका होता है। आपको अपनी रेजिस्टेंस की अप्रोच में जो इंटेंसिटी है वो ऑपरेसर की तरह नहीं रखनी है कि अगर वो फिजिकल अब्यूज या फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं अगर आपका, तो आप भी उनको बदले में मारने लगो। वायलेंस इज अ बिग नो। अगर हुकूमत को अगर हमें हराना है तो उनके वो हमसे चाहते हैं कि हम उनके हर एक ऑर्डर्स को ओबे करें, हम ओबीडियंट सिटीजन्स उनके बन के रहें, अच्छे नागरिक बन के रहें। लेकिन कोई भी चीज जो होती है वो तो टू वे अप्रोच में होती है ना। आप अगर किसी की बात मान रहे हो तो आप भी चाहते हो कभी कोई आपकी बात भी माने। प्रशासन अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप क्या करो, उसके ऑर्डर्स को डिसओबे करो। अब ये जो डिसओबे या फिर डिसओबीडियंस वाली जो टेंडेंसी होगी ये कहां से आएगी? ये सिविलियन पॉपुलेशन से आएगी। तो गांधी जी ने बोला मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार का वॉयलेंस यूज मत करो। पैसिव रेजिस्टेंस के अप्रोच में किसी भी प्रकार का वॉयलेंस, अत्याचार, मारना, काटना, पीटना, मर्डर कर देना किसी का, ये सब कुछ नहीं होता, या प्रॉपर्टी को आग लगा देना, कोई नुकसान नहीं करना हमें। कोई फालतू का धरना प्रदर्शन मोर्चा वॉयलेंट तरीके से नहीं करना है। हमारी अप्रोच बेसिकली ये रहेगी, अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर अत्याचार कर कर, अपनी जालिमता दिखाकर हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके ऑर्डर्स को ओबे करें, लेकिन हम जो है डिसओबीडियंस की टेंडेंसी उनको दिखाएंगे अपनी। और यही था गांधी जी का मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। एंड दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट अप्रोच। मॉडरेट अप्रोच के टाइम पर वो सिर्फ खत वगैरह लिख रहे थे। ही वॉज सेंडिंग पिटिशंस, मेमोरियल्स टू द साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर। जो कॉलोनियल सेक्रेटरी था लंदन में उसके पास भी बड़े सारे उन्होंने खत भेजे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, ग्रेट ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। लेकिन जब गांधी जी को विश्वास हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत के कान बहरे हैं और वो हमारी ऐसी किसी भी डिमांड को कोई एंटरटेन नहीं करते, ना ही समझते हैं, तो हमें रास्ता अपनाना चाहिए पैसिव रेजिस्टेंस का। लेकिन अगेन इट विल बी अ वेरी पीसफुल पाथ, कोई वॉयलेंस नहीं होगा यहां पर। और इसी सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने क्या बोला? सत्याग्रह, सच्चाई की राह पर, मीनिंग टू सीक द ट्रूथ। तो सत्याग्रह जो है इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस।
आपको सच्चाई से अपने हक की लड़ाई लड़नी है, लेकिन उस लड़ाई में आप हिंसा का प्रयोग नहीं करोगे, आप वायलेंस का उपयोग नहीं करोगे, आप नॉन वायलेंट रहोगे। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये गांधी जी की मुजुबानी है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग उनके सत्याग्रह का मेथड क्या था, अहिंसा का मेथड क्या था, जो कि लिए गए हैं। किसी भी बुक, आप कोई भी बुक पढ़ लो जहां पर सत्याग्रह के बेसिक प्रिंसिपल्स जो आते हैं विच आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के साथ लिए गए हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये उससे लिए गए हैं। तो क्या है ये सत्याग्रह? क्या होता है सत्याग्रह? का मतलब ये है, अगर आपको कोई भी चीज गलत लग रही है ना, और अगर आपको लगता है कि आप सही हो, वो चीज गलत है, वो एक्टिविटी गलत है, कोई आपसे गलत काम करवाया जा रहा है, आप उसके सामने झुको मत। सत्याग्रह वॉज नॉट टू सबमिट टू वॉट ही कंसिडर्ड एज रॉन्ग। आप हमेशा सच्चे रहो, अहिंसावादी बनो और निडर बनो। सत्याग्रह की राह पर चलने वाला जो इंसान होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता है कि अगर मैं सच्चाई की राह पर निकला हूं और मेरे इरादे सच्चे हैं और मुझे कैसे भी कर कर अपनी बात मनवानी है, मतलब वायलेंस का यूज नहीं करना है, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए मुझे अपनी बात मनवानी है और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, तो उस पर्सन को यह भी पता होना चाहिए कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, हो सकता है ये रास्ता चुनौतीपूर्वक हो। तो पर्सन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग इन इज स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल डूअर। के जो अत्याचारी हैं, जो क्रूर शासक हैं, वो अपनी क्रूरता दिखाएंगे, लेकिन मुझे अपनी मंजिल से डगमगाना नहीं है। इसी चीज को इन्होंने एक्सटेंड करते हुए बोला कि अगर आप इस सच्चाई की राह पर चलते हुए, अगर आपको पीड़ा हो रही है, दुख तकलीफ हो रहे हैं, अगर आप सफर कर रहे हो, तो इट वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रूथ। यही तो आपका प्यार है सच्चाई के लिए, कि आप इतना संघर्ष कर कर सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसको पुचकारना है, कौन अच्छा मान जाएगा, कौन बुरा मान जाएगा। जो आपके लिए सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो आपकी ये जो सफरिंग है, यही आपका प्यार है सच्चाई के लिए। जब पर्सन अपने सत्याग्रह कैरी आउट कर रहा हो प्रशासन के अगेंस्ट, क्रूर अत्याचारियों के अगेंस्ट, फिर चाहे वो ऑफिसर हो चाहे कोई भी पर्सन हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, सत्याग्रह नॉर्मल जीवन में भी हो सकता है। तो इवन वेल कैरिंग आउट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल डूअर, एक सच्ची सत्याग्रह वही होगी डैट वुड लव द इविल डूअर। आपको अपने दुश्मन से प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं। नफरत दूर दूर तक आपके नेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सत्याग्रह, अगर आप ये कहते हो कि आप सत्याग्रह कर रहे हो और आपकी सत्याग्रह बिल्कुल सच्ची है, जिसमें आप सच्चाई के रास्ते पर निकल पड़े हो, तो आप कभी भी दुश्मन के सामने झुको मत, आप हार मत मानो। आप इतना लंबा रास्ता तय कर आए हो, जैसे आपको कुछ पीड़ा हो रही है, दुख तकलीफ हो रही है, आप हार मत मानो उस चीज में। और ये बोलते थे कि सत्याग्रह को प्रैक्टिस करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। सिर्फ वो एक निडर व्यक्ति और एक ताकतवर व्यक्ति ही है जो कि सत्याग्रह को प्रैक्टिस कर सकता है। ये कमज़ोर और डरपोक और पीठ दिखाकर भाग जाने वाले लोगों के लिए नहीं है रास्ता, क्योंकि
जो ऐसे लोग होंगे वो तो एक आसान रास्ता अपना लेंगे वॉयलेंस का, और वॉयलेंस एक डरपोक इंसान की निशानी होती है कि वो जोर की बोल हाँ कवाटाइज में डरपोक, हाँ हाँ मतलब वो, हाँ कायर इंसान की निशानी होती है कि वो इंसान जोर जोर की बोल बोल कर, चुप करा करा कर, वो जो है अपनी जो अपने जो ट्रू नेचर है उसको पर्सन जो है वो छुपाने की कोशिश करता है। तो एक कायरता है पर्सन की अगर वो वॉयलेंस करता है तो, क्योंकि वॉयलेंस है कि ईजी रास्ता है। तो अब देखते हैं गांधी जी का पैसिव रेजिस्टेंस का जो फेज स्टार्ट हुआ, उसके अंदर सबसे पहला इवेंट 1906 में सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। सत्याग्रह को पहली बार गांधी जी ने यूज करा 11 सितंबर 1906 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है जब नेटल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको नेटल गवर्नमेंट बोला जा रहा है, उन्होंने एक लॉ पास करा था और एक कंपलसरी कर दिया था उन हिंदुस्तानियों के लिए जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं टू टेक आउट देयर सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें उनका एक रिकॉर्ड होगा उनके फिंगरप्रिंट्स का। और ये बोल दिया गया था कि पर्सन कहीं पर भी जा रहा है, अगर वो घर से बाहर निकल रहा है, वो सर्टिफिकेट हर टाइम पर उस पर्सन की जेब में रहना चाहिए, उस पर्सन के पास होना चाहिए, चाहे फिर वो, मतलब वो इंडियन है तो उसके पास रहना चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। अब हिंदुस्तानियों ने ये बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहां पर गैर कानूनी तो नहीं रह रहे हैं। आपको हमारी सोसाइटी पता है, आपको हमारी लोकेलिटी पता है, आपको हमारे घर पता है, और फिर नॉर्मल जो साउथ अफ्रीका के जो रेसिडेंट्स हैं, जो गोरे लोग हैं, उनसे भी बोलो ना ये वाला काम करने के लिए। सिर्फ हम ही क्यों करें ये वाला काम? हमारा सर्टिफिकेट घर पे छूट गया, हम बाहर निकले, प्रशासन ने, पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे सर्टिफिकेट मांगा, हम नहीं दे पाए, हमें जेल में डाल दिया जा रहा है, हमारी फ्लॉगिंग हो रही है, स्टिक से मारा जा रहा है हमें। ये कौन सी बात है? ये तो साफ साफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अब गांधी जी का सपोर्ट था इन लोगों के पास। अब गांधी जी एक फेमस लीडर भी बनते चले जा रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो उन हिंदुस्तानियों ने बोला ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मेजर है, हम तो नहीं मानेंगे इसे। तो जोहानिसबर्ग में एक जगह है एम्पायर थिएटर, गांधी जी ने सबको वहां इकट्ठा करा और सबसे ये दरख्वास्त करी कि ये जो कानून है ये बकवास कानून है, डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, तुम इस कानून से डरना मत, ना ही झुकना इसके सामने। कुछ पीड़ा तुम्हें होगी, कुछ सफरिंग जरूर होगी तुम्हें, लेकिन उन्होंने अपनी सत्याग्रह के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये लोगों को बताए। निडर और कायरता के बीच में फर्क बताया कि कौन सत्याग्रह को प्रैक्टिस कर सकता है, कौन नहीं। उन्होंने बोला अगर आज तुम झुक गए इसके आगे, ये हमेशा झुकाते रहेंगे ऐसा कोई ना कोई कानून बनाकर जिससे तो तुम्हें डराएंगे। थोड़ी सी पीड़ा तुम्हें जरूर होगी, लेकिन आज उसको तुमने अगर सहन कर लिया तो एक तो तुम्हारे अंदर उत्साह भी बढ़ेगा और प्रशासन भी तुम्हारे आगे झुकेगा। तो ही रिजॉल्व नॉट टू सबमिट टू दिस लॉ एंड डिक्लेयर दैट दे वर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। कुछ भी होगा देखा जाएगा। जनता जो अभी तक डरी रहती थी, वो इंडियंस जो डरे रहते थे अभी तक साउथ अफ्रीका के अंदर जो सेटल थे, इंडेंजर्ड लेबर्स या सेटल्ड लोग, या फिर आपने देखा था मुस्लिम्स, अब जो है उनके अंदर एक हिम्मत आई प्रशासन के सामने खड़े होने की पहली बार। तो गांधी जी ने इन लोगों के साथ मिलकर वहां पर क्या करा इस टाइम पर, ही फॉर्म्ड द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, कि हम सारे वो हिंदुस्तानी हैं, हम सारे वो लोग हैं जो कि आपके इस लॉ को नहीं मानते, और हमें इससे कितनी पीड़ा हो रही है, हम ये सारे लोग जो हैं प्रशासन को बता रहे हैं कि हमारी ये लॉ ठीक नहीं है, हमारी लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको फटाफट से वापस लो। वी आर डिफाइंग दिस लॉ, हम नहीं मानेंगे इसको। और यह भी एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस था। सरकार को जब पता लगा गांधी नाम का एक बंदा है साउथ अफ्रीका के अंदर, वो लोगों को भड़का रहा, लोगों के अंदर उत्साह जगा रहा है, तो सरकार ने फटाफट से गांधी जी और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर दी। और ये पैसिव रेजिस्टेंस जो एसोसिएशन था, इसके फॉलोअर्स को ट्रैक
इनके मेंबर्स को ट्रैक करने लगी सरकार, प्रशासन, पुलिस। गांधी जी को अरेस्ट करा जाता है, उनको जेल हो जाती है, एज वेल एज इनके साथियों को भी। इनके ऊपर सरकार की बात ना मानने के आरोप लगते हैं कि प्रशासन के खिलाफ जा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। जिन्होंने मना कर दिया था कि हम तो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। लेकिन गांधी जी जब जेल जाने को फटाफट से मान जाते हैं, हाथ अपना आगे कर देते, लोग मुझे बेड़ियों में बांध दो, लोगों के दिमाग से जेल जाने का डर ही निकल जाता है कि जेल जाना कौन सी बड़ी बात है। जेल एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना ही तो होता है, और क्या होता है बताओ। किसी पर्सन को जेल हो जाए, वो जैसे घर में 4 दीवारी में रह रहा है वैसे वहां रह लेगा, बस वो आपका एसी बेड और टेबल नहीं होगा वहां पर। गांधी जी बड़ी लाइटली लेते थे इस चीज को कि जेल ही तो है, क्या हो गया बे, कौन सा जान से मार देंगे। द फियर ऑफ जेल हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इंडियंस एंड दे डिडंट बर्ज, झुके नहीं वो। और इस जेल को आगे चलकर एक पॉपुलर नाम दिया गया, किंग एडवर्ड्स होटल, इसका नाम था ये जेल का, किंग एडवर्ड्स होटल। प्रशासन में जिसने अरेस्ट करवाया था गांधी जी को, वहां एक ऑफिसर था, जनरल स्मट्स। उसने देखा गांधी जी के फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं और वो रेडी है जेल जाने के लिए। अब सारे इंडियंस को अगर जेल भेजा जाएगा तो शुगर प्लांटेशन पे काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा फिर साउथ अफ्रीका में। जनरल स्मर्ट को लगता है यार ये तो लॉस लॉस वाली बात है। गांधी जी को बुलाता है मुलाकात करने के लिए कि आओ बैठकर बात करते हैं, क्या मुद्दा है तुम्हारा। तो ही गॉट गांधी जी फॉर टॉक्स और प्रॉमिस करता है गांधी जी को, मैं ये कानून वापस लूंगा अगर अपने आप से जितने भी इंडियंस हैं जो आपके साथ हैं, कि आप जिनको सपोर्ट करते हो, उनको बोलो खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, हम फोर्सफुल तरीके से नहीं करेंगे। गांधी जी ने बोला ये हुई ना बात, अपनी मर्जी से उनको करवाने दो, आप अत्याचारी मत बनो। गांधी जी एक्सेप्टेड एंड वॉज द फर्स्ट टू रजिस्टर। गांधी जी ने बोला चलो मैं ये अपना, आपने ये वाली बात मुझे बोली, वहीं पर उन्हें जनरल स्मर्ट के साथ बात करते करते उन्होंने बोला मैं सबसे पहला पर्सन बनता हूं जो रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। लोग आपने विलिंगली ये करने को बोला तो मुझे भी अच्छा लगा, आप जबरदस्तियां पर थोप रहे थे तो हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फील हो रही थी। बट जनरल स्मर्ट्स प्लेड अ ट्रिक। उसने बोला, उसने एक ऑर्डर दिया दैट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशंस बी रेटिफाइड अंडर द लॉ। बात तो घुमा फिरा कर वहीं आ गई, कानून भी तो यही आया था कि ये सर्टिफिकेट वगैरह लेकर घूमना पड़ेगा। कह रहा है जो वॉलंटरी तरीके से रजिस्ट्रेशन जो अपना करवा रहे हैं वो भी कानून के दायरे के अंदर आ गया, वो भी पर्सन कानून के दायरे के अंदर आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कानून के दायरे के अंदर आ गया। बात घुमा फिरा कर वहीं आ गई कि जब पर्सन अपने घर से बाहर निकलेगा उसको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमना है। और अब तो जो लोग साइन करते चले जा रहे हैं तो उनका तो प्रूफ भी है कि इन्होंने देखो इनका तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है, अभी लेकर क्यों नहीं घूम रहे हैं। तो जो हिंदुस्तानी थे गांधी जी की छत्रछाया में साउथ अफ्रीका में, दे रिटेलिएटेड बाय पब्लिकली बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। लोग अपने सर्टिफिकेट्स को जलाते हैं। और फाइनली दोबारा से एक सेटलमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों पार्टीज के बीच में, गांधी जी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और अब यह समझा दिया जाता है गांधी जी के द्वारा इस बार कोई चालाकी नहीं, हम नहीं झुकने वाले, तुम्हें जेल में डालना डाल दो, मैं तो पहले भी जेल में था, तुमने ही बात करने के लिए मुझे बुलाया था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें जितने लोगों को डालना डाल दो। उनको जब ये लगा कि हम ये साइन करवा कर लोगों को ये बोल देंगे, लो अब तो तुम्हारा प्रूफ भी है, अब क्या कर लोगे तुम, लोगों को लगा ये तो चालाकी है, तो पागल बनाने वाली बात है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही अपने चला दी, लो तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास है नहीं सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा जिसके पास नहीं है वो जेल जाएगा, उन्होंने कहा डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। गांधी जी ने खुद बोला कि
मैं तो पहली जेल में था, आपने तो बुलाया था मुझे बात करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है। आप ही कहते कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चालाकी आपने ही खेली। लेकिन इस बार प्रशासन को झुकना पड़ता है जेन्युइन तरीके से गांधी जी के आगे। एंड दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी, दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, पहली विक्ट्री इनकी इंडिया में कौन सी? इनकी पहली विक्ट्री, पहला ट्रायम्फ मूवमेंट, चंपारण। गांधी जी का जो नाम इतना फेमस हो रहा है यहां पर साउथ अफ्रीका में, आप इसका क्रेडिट किसको दोगे? दादा अब्दुल्ला। इन्हीं की वजह से तो गए ना साउथ अफ्रीका। इंडिया में जो वो फेमस बने गांधी जी, आप उसका क्रेडिट किसको दोगे? राजकुमार शुक्ला। उसके बाद पहला क्या था इनका सत्याग्रह का, पैसिव रेजिस्टेंस का एक स्ट्रगल फेज, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 1906। उसके बाद कैंपेनिंग अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन, कैंपेनिंग अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन। तो जब ये रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स का जब ये जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, तो नेटाल गवर्नमेंट ऑल्सो ब्रॉट आउट अ न्यू लॉ टू रिस्ट्रिक्ट इंडियन इमिग्रेशन। अब सबको पता था कि प्रशासन जो है वो डरने लगा है, तो कुछ ना कुछ वो कोशिश करेगा हिंदुस्तानियों को रोकने के लिए कि साउथ अफ्रीका में ये इतना बुलंद होकर आवाज कैसे उठा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, जो अभी तक इन्होंने नहीं उठाई। तो इट वॉज क्वाइट नेचुरल दैट द फियर ऑफ रेजिस्टिंग इंडियंस मस्ट हैव मेड द गवर्नमेंट टेक सच अ स्टेप। अब याद है गांधी जी के जो लोग थे उनके साथ जो जुड़े हुए थे, और ये लोग जो सत्याग्रह जो चलाते थे, इन्होंने ग्रुप बनाया था पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, और इन्हीं के मेंबर्स को इंक्लूडिंग गांधी जी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी और जेल में डाल दिया था। लेकिन ये एसोसिएशन जिंदा थी अभी भी। द कैंपेनिंग लेड बाय पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, ये और वाइड हो गया। और वाइड कैसे हो गया? और लोग इसके साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि उन्होंने देखा यार गांधी जी तो यार बहुत बढ़िया इंसान है, आज तक जो हमारी छोटी छोटी दिक्कतों को कोई सॉल्व नहीं कर पाता था, इतनी बड़ी चीज इन्होंने प्रशासन के सामने आकर उनको घुटने टिकवा दिए, और डरते भी नहीं जेल जाने से, और हमारे अंदर भी जेल जाने का डर निकलवा दिया। तो इस बार रेजिस्टेंस जो है इस पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का, जिसमें गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं जो इंडियंस हैं वो शामिल हैं, सत्याग्रह करने के लिए, पैसिव रेजिस्टेंस करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अभी वाइड हो गया इनका कैंपेन। और पहले किसको अपोज कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को। अब मुद्दा क्या है? दे आर अपोजिंग दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इमिग्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन वाला, सर्टिफिकेट्स के रजिस्ट्रेशन वाला मुद्दा 1906 का है, ये वाला मुद्दा 1908 का है। अगस्त 1908 में August 1908 saw a prominent number of Indians from Natal region. They are crossing the frontier from Natal to Transvaal, न्यू इमिग्रेशन लॉज को डिफाई करने के लिए। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई थी कि जो जहां पर्सन काम करता है वो कहीं और नहीं जा सकता, राइट? साउथ अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने नहीं जा सकता। यानी कि जोहानिसबर्ग का पर्सन नटाल नहीं जा सकता, नटाल का पर्सन जो है वो प्रिटोरिया नहीं जा सकता, प्रिटोरिया का जो पर्सन है वो ट्रांसवाल नहीं जा सकता। तो इंडियंस ने क्या करा? गांधी जी के कहने पर इस इमिग्रेशन लॉ को चैलेंज करने के लिए एक प्रकार से दूसरी बार सिविल डिसओबीडियंस करने के लिए ये नटाल में जो इंडियंस थे ये ट्रांसवाल चले जाते, क्रॉस कर लेते हैं उसके फ्रंटियर को, उसके बॉर्डर को। इमीडिएटली ऑब्वियस ही बात है, पुलिस प्रशासन सब तैनात था, इनको अरेस्ट कर लिया गया।
कुछ हिंदुस्तानी ऑलरेडी ट्रांसवाल में रह रहे थे। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा वो क्या था, नेटाल से कुछ इंडियन ट्रांसवाल जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसवाल में भी कुछ हिंदुस्तानी रह रहे थे। उनको भी पता था, क्योंकि ये लॉ तो हर जगह पर आया ना पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। ट्रांसवाल वाले भी नेटाल नहीं जा सकते, प्रिटोरिया नहीं जा सकते, जोहान्सबर्ग वाले यहाँ नहीं आ सकते। आप जहां पर वहीं सीमित रह जाओगे। तो ट्रांसवाल के जो इंडियंस थे, दे अपोज द लॉस बाय हॉकिंग विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के इधर उधर घूम रहे हैं। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस था, जब उनसे लाइसेंस मांग रही थी प्रशासन कि हाँ भाई कौन सा सामान लेकर आ रहे हो, तुम कहां लेकर आ रहे हो, कौन सी दुकान पर पहुंचाना है, कहां से चले आ रहे हो तुम, उन्होंने बोला नहीं है, लाइसेंस जो करना कर लो। लाइसेंस था बल्कि उनकी जेब में, लेकिन दे टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द लाइसेंस। गांधी जी को दूसरी बार जेल होती है। पहले कब हुई थी? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुद्दे में इनको जेल हो जाती है फिर से, इस बारी इमिग्रेशन लॉस के मुद्दे में अक्टूबर 1908 में। और जो इनके साथी थे, जो कि पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन के पार्ट थे, या फिर कुछ और भी इंडियंस जो कि इस एसोसिएशन का पार्ट न होकर इनको जो सपोर्ट कर रहे थे, इनको जेल में इस बारी कड़ी सजा मिलती है। क्या सिर्फ जेल नहीं होगी, इनको बोला गया था, वही जैसे बोला जाता ना, चक्की पीसो, चक्की चलाओ, पत्थर तोड़ो। तो इनको मतलब वहां पर हार्ड फिजिकल लेबर करने को बोला गया जेल में, और मिजरेबल कंडीशन में रखा गया। ठंड में, सर्दियों के दिनों में ठंडे फर्श पर सुलाना, ब्लैंकेट ना देना, अच्छे कपड़े ना देना, खाना बिल्कुल बकवास वाहियात कि खाते ही पर्सन बीमार हो जाए, उसको लूज मोशंस लग जाए। ये सारी कंडीशंस गांधी जी ने बताई हैं कि ऐसा ऐसा उनको सहन करने को मिला अलॉन्ग विद अदर इंडियंस जब वो दूसरी बार जेल गए। यहां पर डरे सिर्फ एक लोग थे, वो थे मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। और वो भी तब जब गांधी जी को जेल हो गई। अब उनको ये लगा था कि इस बारी प्रशासन उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उनके सभी फॉलोअर्स को भी पकड़ लिया गया है, और इस बारी कड़ा रवैया उन पर अपनाया गया है कि जेल के साथ साथ उनको फिजिकल लेबर करनी पड़ेगी, मिजरेबल कंडीशन में रखा जा रहा है। तो कहीं गांधी जी उनके फॉलोअर्स का उत्साह टूट ना जाए, वो डर ना जाए। अभी भी ये जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, इनके दिमाग में एक असमंजस ये रहती थी कि गांधी जी देखो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो तुम्हारे कहने पर 1 महीने के लिए रुक गए थे और उसके बाद से वो रुके हुए हैं, वो किसी भी वक्त अपना बोरिया बिस्तर पैक करके हिंदुस्तान लौट जाएंगे। तो इनको ना ज्यादा विश्वास होता नहीं था गांधी जी पर, और ये बट ऑब्वियस सी बात भी है। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति लेबर क्लास के बीच में कब तक रहेगा? उनको लगता था गांधी जी के जिस दिन मूड पलटा वो चले जाएंगे अपना बोरिया बिस्तर पैक कर, और भुगतना हमें पड़ेगा। और इनको ये लगा कि अगर अब गांधी जी तो रहे नहीं, सपोर्टर्स रहे नहीं, इनके दिमाग में ये था, सरकार से, ये हुकूमत से डरे हुए थे कि यार हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की लिस्ट में अगर हमारा नाम ब्लैक लिस्ट हो गया ना अगर, तो हम जितने कमाई करते हैं वो उतनी नहीं कमा पाएंगे। सरकार क्रूरता के साथ हमसे डीलिंग करेगी। तो डिस्पाइट सच हार्श imprisonment, the spirit of resistors it could not be broken। सिर्फ इंडियन मर्चेंट्स के रूठने से क्या होता है, या फिर उनको डर लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर वो बीइंग हिंदुस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो डरे हुए थे कि कल को मतलब जेल में इनके साथ प्रशासन कैसा अत्याचार करे, क्या करे इनके साथ, तो इनका उत्साह टूट जाए। तो डिस्पाइट सच हार्श इम्प्रिजनमेंट, इनके उत्साह को तोड़ा नहीं जा सका प्रशासन के द्वारा। एंड फाइनली गवर्नमेंट हैड टू रिजॉर्ट टू डिपोर्टिंग द इंडियंस टू इंडिया। सरकार इतनी परेशान हो गई हिंदुस्तानी से वहां पर, उन्होंने कहा यार इनको साउथ अफ्रीका में रखना ही बेकार है, इनको इंडिया भेजो वापस। स्पेशली वो लोग जो कि लोअर इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आते थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी जिस जगह रुके हुए थे, आपके दिमाग में आता होगा कि ये कहां सोते थे, सड़क पे सोते थे, किसी के भी घर सो जाते थे,
क्योंकि शुरू शुरू में तो ये होटल वगैरह में भी रहे हैं, जहाँ से इनको कोई कमरा वगैरह नहीं मिलता था। फिर बाद में थोड़ा सा एक दो जगह ये रहने का इनका बंदोबस्त भी हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर 1 महीना या फिर इतने साल, 2 ढाई साल आपको सामने ही दिख रहा है, कितने सारे सालों में ये यहाँ पर रुके हुए हैं। उसके बाद से अब ऑलमोस्ट एक डिकेड उनको होने जा रहा है। तो क्या होटल में थोड़ी ना रहते रहेंगे। यहाँ पर इनका एक आश्रम था साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम क्या था, टॉल्स्टॉय फार्म। अब यहाँ पर एक कहानी हम पढ़ते हैं। सत्याग्रही जो थे ना गांधी जी के जो सपोर्ट में, जो कि पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का भी पार्ट थे, वो थक गए थे और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना, ये टॉपिक जानते हैं क्या है ये। 1909 तक आते आते भारत में इस साल क्या हो रहा था, क्या रिफॉर्म्स आए थे, मॉरल रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। और उसके 10 साल बाद 1919 में मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1909 तक आते आते सत्याग्रही जो थे उनमें अब वो उत्साह, वो जोश नहीं रह गया। दे वर शोइंग साइंस ऑफ फटीग। अब ऐसा नहीं था कि मेहनत मजदूरी करते करते शरीर जो है वो टूटने लगा है, घुटने दर्द कर रहे हैं। फटीग मतलब एक उत्साह खत्म हो जाना आपका। यहां पर स्ट्रगल तो ऑब्वियसली बातें चल रही थी, लेकिन अब सरकार का रवैया भी ऐसा था, सत्याग्रही के उत्साह उतना तो रह नहीं गया था, तो सरकार का रवैया भी ऐसा था। गवर्नमेंट वॉज इन नो मूड टू रिलेंट। अब सरकार भी नहीं झुक रही थी। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि इनके बाप दादाओं से बात करने हम चलते हैं। ये तो यहां पर सिर्फ छोटे छोटे नुमाइंदे हैं ना, जो कि साउथ अफ्रीका में प्रशासन चला रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन। गांधी पर्सनली विजिट करते हैं लंदन में ब्रिटिश अथॉरिटीज को 1909 में। लेकिन इस मीटिंग का भी, इस मुलाकात का भी कुछ ज्यादा रिजल्ट आया नहीं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, सारे के सारे इंडियन जो थे जो साउथ अफ्रीका में, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे बाय रेजिंग फंड्स। तो जो फंड्स थे सत्याग्रहियों की फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, या फिर फॉर रनिंग इंडियन ओपिनियन। फॉर रनिंग इंडियन ओपिनियन मतलब क्या, वो सत्याग्रह जो मूवमेंट्स वगैरह जो चल रही हैं, इतने सारे लोग जो हैं उनका सपोर्ट लेकर जो भी सत्याग्रह आंदोलन जो है साउथ अफ्रीका में चल रहा है, उसके लिए पैसों की तो आवश्यकता होती है ना। दिस फंड वॉज फास्ट रनिंग आउट, ड्रेनिंग आउट। अब गांधी जी के पास भी खुद ज्यादा व्यवसाय का साधन तो बचा नहीं था। क्यों? 1906 से उन्होंने लीगल प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया था, टाइम ही नहीं मिलता था। और फिर अब वो अनजान देश में भी हैं। हालांकि अब तो 1906 तक तो उनके लिए अनजान नहीं है साउथ अफ्रीका, लेकिन समझने की कोशिश करो कि वो इंग्लैंड से पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर बने, इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते थे। जहाँ पर प्रशासन ही उनके खिलाफ है, तो कोई इनको साउथ अफ्रीका की किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने देगा? और जब ये सत्याग्रह वगैरह लॉन्च करे, 2 बार जेल जा चुके हैं, बताओ शनि, कोई प्रैक्टिस करने देगा इनको? यहाँ से कमाई, यहाँ से इनका पढ़े लिखे होने का भी कोई कमाई का साधन है इनका? नहीं। तो गांधी जी ओन लीगल प्रैक्टिस हैड वर्चुअली सीज्ड सिंस 1906। जिस साल पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस, अटेंशन, एनर्जी जो है वो हिंदुस्तानियों की मदद में लगा दी थी, और अब इनका पैसिव रेजिस्टेंस का फेज स्टार्ट हो गया था। गांधी जी ने कहा, मुझे कोई टेंशन नहीं है पैसों वैसों की, मैं तो एक 2 वक्त की रोटी मिल जाए और एक रुकने की जगह मिल जाए मुझे, मैं यहां पर आपके लिए टिकने को तैयार हूं। जो डर था ना हिंदुस्तानियों का कि किसी भी वक्त ये तो यार सूट बूट वाले आदमी हैं, ये तो साहब हैं, कभी भी निकल जाएंगे बोरिया बिस्तर पैक करके, और सफर हम लोगों को करना पड़ेगा। इंडियन मर्चेंट्स का भी मैंने आपको डर बताया ना ऊपर, कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, ये तो किसी भी वक्त निकल जाएंगे, ये तो बैरिस्टर बाबू हैं। गांधी जी ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और लोगों को आश्वासन दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि मैं एंड तक तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा, जब तक तुम्हारी पूरी परेशानियों से तुम्हें निजात नहीं दिलवाता हूं।
इन्होंने एक आश्रम सेटअप करा वहां पर, जिसको बोला गया टॉल्स्टॉय फार्म, 1910 में। इनका वहां पर एक दोस्त बन गया था। जब उसको गांधी जी के बारे में और हिंदुस्तानियों की मदद करने के लिए कोई वहां पर एक ऐसा मसीहा आया, जब उसको पता लगा, वो बड़ा खुश होता है और पर्सनली उसकी डिजाइनिंग, उसका आर्किटेक्चर मॉडल प्रिपेयर करता है, और ये गिफ्ट होता है इस बंदे की तरफ से गांधी जी को कि आप यहां रुकना, कि मैं आपको बना कर देता हूं ये वाला आश्रम। तो टॉल्स्टॉय फार्म वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द जनरोसिटी ऑफ हिज जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड कैलेनबैच। अभी आश्रम था, आश्रम में सिर्फ गांधी जी तो अकेले रहेंगे नहीं, सत्याग्रहियों के जो परिवार हैं वो यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि उनको डर था, जिस भी अभी तक वो सोसाइटीज वगैरह में रह रहे हैं, वहां पर अंग्रेजी हुकूमत जो है हम पे कहीं अत्याचार ना करे, हमें उठाकर ना ले जाए रातों रात, जेल में ना डाल दे। तो उन्होंने गांधी जी को अपना डर बताया कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं बापू। उन्होंने कहा ठीक है, और यहां पर गुजारा भी इनका चलता रहेगा। अब श्रेय, आपका एक सवाल था कि इनके पास पैसा कहां से आता था इतना कुछ करने के लिए, फंड्स तो ड्रेन आउट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो देखो, भारत से भी फंड्स आए। सर रतन टाटा, ही सेंट ₹25,000। मयूर, 1910 की बात हो रही है, पता है कितने शेयर आ जाते टाटा के अगर उस जमाने 25,000 रुपये मिलते तो? 1910। And the Congress and the Muslim League, as well as the Nizam of Hyderabad, they made their contribution. टॉल्स्टॉय फार्म एक प्रकार से एक मॉडल था उन आश्रमों का जो कि बाद में गांधी जी इंडिया में बनवाते हैं। इट वॉज द प्रीकर्सर ऑफ द लेटर गांधीयन आश्रम्स that were to play so important role in Indian national movement। जैसे सबसे फेमस आश्रम कौन सा इनका, सॉल्ट मूवमेंट के टाइम पर, साबरमती आश्रम। कहां पर है साबरमती? गुजरात। यश श्रेया, साबरमती। रतन टाटा, टाटास मान लो यार, रतन टाटा तो वही है, 1910 की बात लग रही है, कहाँ रतन टाटा होंगे यार ये। हाँ, कौन से टाटा, रतन टाटा 1937 में तो पैदा हुए। टाटास मान लो। Sir Ratan Tata, the younger of the two sons of the Tata Group founder Jamshedji Tata. रतन टाटा ही लिखा रहे हैं यहाँ पर तो यार। ये और महान है, कह रहे जीडी बिरला। हाँ, पहले भी कोई और होगा, हाँ, क्योंकि नाम तो देखो यही है, नाम तो हम देखो, हमें ना अपने मन से कुछ नहीं, कोई नहीं, इनका भी नाम हो गया होगा, सही बात है। अब बस इनके अंदर वो नहीं चलता होगा मयूर, है ना, टाटा 2.0 या फिर टाटा 2, रतन 2 है ना। That India has been roused is evident from the generous gift of Mr. रतनजी जमशेदजी, अच्छा ठीक है ठीक है, रतनजी जमशेदजी टाटा, आरजे टाटा, आरजे टाटा। ठीक है, आप टाटा फैमिली लिख लो, टाटास वालों ने ऐसा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इतना तो पता ना कि इतना एक्सट्रीम में आपको उसमें नहीं जाना है कि साइरस पलोंजी मिस्त्री का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, है ना, इतना तो पता ही है। ट्रूस पीरियड इन सत्याग्रह,
अच्छा, रतन जी जमशेदजी टाटा, हाँ यही यही सही बोला ना श्रेया मैंने, कि यही बोल रहा था ना, इनका नाम भी मतलब, अच्छा रतन टाटा का भी फिर नाम आगे चलकर वो हुआ। अच्छा, उसका नाम था रतन जी जमशेद जी टाटा, है ना? ओके। ट्रूस पीरियड इन सत्याग्रह। तो यहां पर क्या है, सरकार और इंडियंस जो हैं आपस में भिड़ते भिड़ते क्या हो रहा था, देखो सरकार का काम तो हो नहीं सकता ऐसे, सरकार का तो काम ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये ज्यादा जो इंडियंस हैं यहाँ पर कौन है, लेबर क्लास है, जिनको कहाँ काम करना है, शुगर प्लांटेशन में। सरकार ऐसे तो काम नहीं करवा सकती इनसे भिड़ते भिड़ते, राइट? तो यहां पर क्या होगा, एक शांति समझौता जो है वो साइन होगा, भले वो कुछ टाइम के लिए होगा लेकिन फिर भी वो असरदार होगा। तो देयर सीम टू बी एन ephemeral truce between the government and the resisting Indians from 1911 to 1912. It coincided with the coronation of King George V. अब कौन आ गया है क्राउन पहनने ब्रिटिश हुकूमत में, मुनार्क किंग जॉर्ज V। इस टाइम पर गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका जाते हैं, इनको गेस्ट की तरह ट्रीट करा जाता है सरकार के द्वारा, और एक प्रॉमिस मांगने जाते हैं दैट ऑल डिस्मिलिटरी लॉस अगेंस्ट इंडियंस वुड बी रिमूव्ड। वो अलग बात है, प्रॉमिस कभी सरकार ने रखा नहीं, और जब सरकार ने प्रॉमिस नहीं रखा, सत्याग्रह दोबारा शुरू हो जाएगी गांधी जी की 1913 में। और ये कौन होते हैं आगे चलकर गांधी जी के, अब देखो पॉलिटिकल गुरु इनको क्यों कहा जाता है, इन्हीं से गांधी जी सीखते हैं कि देखो सत्याग्रह का रास्ता क्या होता है। गांधी जी ने खुद थोड़ी ना इन्वेंट करा था ये, हाँ एक यूनिक मॉडल उनका था वक्त और जमाने के साथ, वक्त और जमाने को देखते हुए। अब जैसे आज हमें अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने हैं, है ना, तो हम क्या ओरिजिनली ये सब थोड़ी ना करेंगे कि विष कन्या रख रहे हैं, है ना, और शत्रु को मार रहे हैं, एम्पायर बिल्डिंग अपनी कर रहे हैं। हमें वक्त और जमाने के हिसाब से अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स को जो है वो अपनाना पड़ेगा। जैसे मयूर मुझे अक्सर ज्ञान देता रहता है, चंद्र को तुम्हारे मत अनुसार चाणक्य बनाओ, ज़्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है, हाँ इतना मत करा करो फाउंडेशन कोर्स के बच्चों के लिए। तो कैंपेनिंग अगेंस्ट पोल टैक्स 1913 में सत्याग्रह जो है ये और वाइड हो गई। ये वाइड कैसे होती जा रही सत्याग्रह, जब और मेंबर्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं इंडियंस। अब इस बार जो लड़ाई थी, ये तीसरा सत्याग्रह, इट वॉज द रेजिस्टेंस टू द पोल टैक्स ऑफ 3 पाउंड। कितना देना पड़ता था, 3 पाउंड का। डेट वॉज इम्पोज ऑन ऑल एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस। अब ये एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस कौन थे, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया था, कहां गए वो 3 कैटेगरी के, हाँ 3 कैटेगरी के इंडियंस जो है वो रह रहे थे साउथ अफ्रीका में। एक थे इंडेंचर्ड इंडियन लेबर, देवर मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से थे, दक्षिण भारत ठीक है, जो कि माइग्रेट कर गए थे साउथ अफ्रीका में 1890 के बाद टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन। दूसरे थे मर्चेंट्स, मोस्टली मुसलमानों की कैटेगरी, मेमन मुस्लिम्स, जो कि लेबर्स के पीछे पीछे चले गए थे। और फिर थे एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स, ये पहले शुगर प्लांटेशन वगैरह या फिर और कामों में इन्वॉल्व थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, ये हिंदुस्तान वापस लौट के नहीं आए, ये अपने बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गए थे, या फिर साउथ अफ्रीका में ही सेटल होकर इनके बच्चे साउथ अफ्रीका में ही पैदा हुए थे। इन एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स के ऊपर एक स्पेशल प्रकार का टैक्स लगाया जाता था, जिसको बोला जाता था पोल टैक्स। यार अब तो वो रेसिडेंट है ही, उनके बच्चे भी वहां पर पैदा हुए हैं, उनके पास जो नागरिकता है वो भी साउथ अफ्रीका की है, तो ये किस बात का टैक्स, ये भी एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। दैट वाज इम्पोज्ड ऑन ऑल एक्स इंडेंचर्ड लेबर, जो कि सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में
चाहे अपने बच्चों के साथ या फिर बच्चे बाद में करे उन्होंने। अब 3 पाउंड बहुत हैवी रकम होती थी उस जमाने में। इट वॉज अ वेरी हैवी चार्ज ऑन द पुअर इंडियंस, क्योंकि कमाई का साधन ही इतना कम था, इतनी सारी तो बंदिशें इनके ऊपर, डिसमिशन अलग से है। तो सिंस दे हार्डली ड्रू वेजेस अमाउंटिंग टू 10 shillings अ मंथ। ये साउथ अफ्रीकन की करेंसी बताया जा रहा है आपको, जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि 3 पाउंड से भी कम कमाई इनकी होती थी, तो 3 पाउंड कहां से लाके दे देंगे। अब इसके खिलाफ जब पता लगा सबको कि गांधी जी जो है वो सत्याग्रह लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने कहा वैसे भी यार इतना ज्यादा ये पैसा चुका चुका कर हमारे प्राण निकल जाते हैं, दिन रात ये टेंशन लगी रहती है कि महीना पास आने वाले, 3 पाउंड कैसे देंगे, और नहीं देंगे तो फिर वही जेल, मारना पीटना पुलिस के द्वारा हमें। उन्होंने कहा करो या मरो की लड़ाई करते हैं, देते हैं इस बारी साथ गांधी जी का, देखेंगे प्रशासन जो अत्याचार हम पे करता है वो देखा जाएगा। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पोल टैक्स, इट ब्रॉट इन ऑल क्लासेस ऑफ इंडेंचर्ड एंड एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस इनटू द स्ट्रगल एंड दस द सत्याग्रह नाउ टुक अ मास कैरेक्टर। अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, सब क्योंकि इससे परेशान थे। तो जो हिंदुस्तानी थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, दे डिमांडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ पोल टैक्स। ये हो गए तीसरा सत्याग्रह। कैंपिंग अगेंस्ट इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, चौथा सत्याग्रह का फेज साउथ अफ्रीका में। सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने एक ऑर्डर जारी करा था जिसके तहत सारी की सारी जो शादियां थी जो कि क्रिश्चियन रिचुअल्स और राइट्स के अकॉर्डिंग अगर कंडक्ट नहीं हुई थी, बाइबल को पढ़ के जो चर्च का फादर है वो कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्राइड और ग्रूम को किसी करनी होती है, तो क्रिश्चियन रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अगर ये शादी नहीं हुई है, शादियां नहीं हुई है अगर साउथ अफ्रीका में कोई सी भी शादी, किसी की भी शादी हो, और अगर जिस शादी को रजिस्टर ना करवाया गया हो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास, अब रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज तो तभी रजिस्टर करेगा जब वो क्रिश्चियन रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग वो शादी कंडक्ट हुई है, तो ऐसी सभी शादी जो होंगी उनकी मान्यता भंग कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये शादी नहीं है, ये एक टेम्पररी लिविंग रिलेशनशिप है आपका मजे लेने के लिए। अब जितने भी लोग थे, जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर रह रही थी, जो पारसी जो थे, अभी आपने मेमन मुस्लिम्स के बारे में देखा, जो कि ट्रेडर्स थे वहाँ पर, मर्चेंट्स थे, ये सारे के सारे लोग चिढ़ गए कि भाई हमारे खुद के रीति रिवाज होते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग कर रखी है, हमारे यहाँ नहीं अच्छा लगता मेहमानों के सामने अपनी बीवी को किस्सी देना, हमारे तो मौलवी साहब आते हैं, हमारे तो हवन कुंड के इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, और पारसी कम्युनिटी किसके सामने शपथ देते हैं शादी करने की? अग्नि के सामने, आग जलती है। इनका धर्म पता है ना, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार और खुश हो गई, सरकार ने एक्ट ला दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद, एंड दिस एक्ट इनवैलिडेटेड देयर मैरिजेस। इनके खुद के जो रिचुअल्स, जो बिलीव्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो उन्होंने शादी कर रखी थी, उन सबको दरकिनार कर दिया इस एक्ट ने। और यह बोल दिया गया कि क्योंकि तुम्हारी शादी लीगल है, तो इससे जो बच्चे तुम्हारे पैदा होंगे शादी के बाद, इनको भी कोई मान्यता नहीं मिलने वाली, कोई नागरिकता नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इलेजिटिमेट बच्चे हैं। मतलब बच्चे को कह रहे मयूर इलीगल। इतनी सी बात पे देख रहे हो, इलीगल बच्चा है। शाबाश। अब दिस जजमेंट वॉज एन इंसल्ट टू द ऑनर ऑफ देयर विमेन एंड देयर डिग्निटी। क्यों? अगर आप ये किसी के बच्चे को बोल रहे हो कि तुम्हारी ये नाजायज औलाद है, तो यानी कि नाजायज का मतलब, या फिर इस ऐसे बच्चों को इलेजिटिमेट जो बोला जा रहा है, वो तो सिर्फ एक केस में होता है
जब एक औरत ने अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर रखा हो, तब वो बच्चा नाजायज है, कि उसके अंदर बाप का खून नहीं है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले का खून है। ये औरतों के लिए शर्मनाक बात थी, ये जजमेंट जो थी, जिससे औरतें पहली बार साउथ अफ्रीका में आंख बबूला होना स्टार्ट होंगी कि ये क्या बकचोदी है। 10 many women took part in the सत्याग्रह। गांधी जी ने इस टाइम पर यह समझा, ये सोचा कि बहुत हो गया, ये अंग्रेजी हुकूमत ना बोर होती रहती है, एक बात के लिए हम इनको मनाते हैं, फिर इनके दिमाग में आ जाता है चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। गांधी जी ने इस बार रिक्वेस्ट करी सारे के सारे लोगों से, इसको चलो दोस्तों हम लोग अपनी फाइनल स्ट्रगल बनाते हैं। हम लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सबको हम लोग एक कॉमन डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो द कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द it was launched by the illegal crossing of the border by a group of 16 सत्याग्रहीज। और इस टाइम पर गांधी जी की वाइफ भी इनके साथ थी, कस्तूरबा गांधी। और आपको पता ना, अभी तक ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर ये जो बंदिशें लगा रखी हैं अंग्रेजी हुकूमत ने, हाँ मयूर क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? हाँ कोई बात नहीं। और बच्चे भी तो पैदा करने थे ना। हाँ लेकिन कोई भी बच्चा साउथ अफ्रीका में पैदा नहीं हुआ, मैं गलत हिंट नहीं देना चाहता, फैक्ट्स को मैं डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। 4 बच्चे थे इनके, कौन कौन से, क्या नाम था शाइनिन के बच्चों का? हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और ये देवदास वो पारो वाला देवदास नहीं, शाइनी नाम है बस बंदे का, ठीक है। तो कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द इलीगल क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ 16 सत्याग्रहीज इंक्लूडिंग कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की जो धर्मपत्नी थी, हु मार्च फ्रॉम फीनिक्स सेटलमेंट इन नटाल टू ट्रांसवाल। इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया सारे जितने भी लोग थे, चाहे वो औरत थे मर्द थे, सबको, इंक्लूडिंग गांधी जी की वाइफ को। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ 11 women then marched from Tolstoy farm in Transvaal and crossed the border into Natal without a permit, and they reached Newcastle, which was a mining town. Gandhi ji reached Newcastle and took charge of the agitation. मतलब जनता जो विरोध प्रदर्शन जो कर रही थी, गांधी जी ने बोला मैं डायरेक्शन देता हूं। द एम्प्लॉयर्स ऑफ द माइंस रिटेलिएटेड। उनको लगा कि ये इस जगह को, न्यू कैसल को अपना नया अड्डा बनाने आ रहे हैं, ये माइनिंग टाउन है ना, तो दे रिटेलिएटेड बाय कटिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द वर्कर्स क्वार्टर्स। कि देखते हैं अब ये धरना प्रदर्शन, रिवोल्ट, एजिटेशन कैसे करते हैं। ये जहां पर रहते थे छोटे छोटे घरों में पानी और बिजली काट ली इन्होंने, ताकि इनको अपना घर छोड़कर वहां पर, इनको अपने क्वार्टर छोड़कर जाना पड़े। गांधी जी के साथ इस टाइम पर इतने फॉलोअर्स आ गए थे, अब ये लोग भी जुड़ेंगे ऑब्वियसली बात है गांधी जी के साथ। न्यू कैसल में जो माइनर्स हैं, है ना, जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर का रवैया है ना कि उन्होंने पानी बिजली काट लिया। तो गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च विद एन आर्मी ऑफ ओवर 2000 से ज़्यादा लोग, जिसके अंदर मर्द थे, औरतें थी, बच्चे थे। और गांधी जी कहते थे मैं भी देखना चाहता हूं, डालो हम 2000 लोगों को जेलों में। अपने सत्याग्रह के मार्च के टाइम पर गांधी जी को 2 बार फिर से अरेस्ट करा गया, बट ही वॉज रिलीज्ड। और तीसरी बार जब इनको अरेस्ट करा गया, ही वॉज सेंट टू जेल। लेकिन इस टाइम पर गांधी जी के साथ काम करते करते जो लोग थे,
स्पेशली जो ये न्यू कैसल वाले एरिया में जो माइनर्स हैं, ये डरे नहीं, क्योंकि अभी गांधी जी को जान गए थे कि ये पर्सन जो है, इनके जेल जाने से हमें अपना उत्साह कम नहीं करना है, बिकॉज फिर ये चीज़ हमारी एक डिसरिस्पेक्ट होगी गांधी जी के लिए। जब वो हमारे साथ इतने खड़े हुए हैं तो क्या डरना फिर जेल जाने से, और क्या फर्क पड़ता है कि वो जेल चले गए तो morale of the workers, however, was very high, and they continued the march till they were put into trains and sent back to Natal, where they were prosecuted and sent to jail. अब जेल में इन सारे लोगों के खिलाफ क्या ट्रीटमेंट होता था, क्या क्या चलता था? इट इंक्लूडेड स्टारवेशन एंड विपिंग, वही जो हंटर से मारना, पत्ती पत्ती बैम्बू की लकड़ियों से मारना, और उनको फोर्स करा जाता था कि तुम माइनों में काम करो, और मिलिट्री पुलिस इनके पीछे लगा दी जाती थी जो कि उनको मारते मारते काम करवाती थी। सरकार का ये जो रवैया था, अत्याचार वाला रवैया, जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, इससे जितनी इंडियन कम्युनिटी थी साउथ अफ्रीका में वो आग बबूला हो गई। जो वर्कर्स थे, जो शुगर प्लांटेशन में काम करते थे, जो माइंस में काम करते थे, इंडियन कम्युनिटी के जो लोग, दे वेंट ऑन अ लाइटिंग स्ट्राइक। उस टाइम पर गोपाल कृष्ण गोखले टूट द होल ऑफ इंडिया टू अराउज इंडियन पब्लिक ओपिनियन के देखो हमारे भाई बहनों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है साउथ अफ्रीका में, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उस प्रशासन से, उस हुकूमत से जो कि हिंदुस्तान में बैठी है और वो भी एक ब्रिटिश हुकूमत है, कि तुम जो है अपने बंदों को संभालो साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी और साउथ अफ्रीका भी। इवन द वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग, ये कौन थे पर्सन, इन्होंने क्या करा था, क्या रोल था इनका बंगाल पार्टीशन में? एनल कर दिया था, वापस खींच लिया था डिसीजन, है ना। तो इवन द वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग, ही कंडम्ड द रिप्रेशन एज वन दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय एनी कंट्री दैट कॉल्स इटसेल्फ सिविलाइज्ड। और इन्होंने फिर ऑर्डर जारी करा कि इम्पार्शियल तरीके से इंक्वायरी हो कि जो हिंदुस्तानी इतने ज़्यादा आग बबूला हो रखे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके जो डिमांड्स हैं, उनकी जो दरख्वास्त है वो कितनी जेन्युइन है। तो इवेंचुअली थ्रू अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस इन्वॉल्विंग गांधी जी, द वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग, CF एंड्रयूज, इसका पूरा नाम था चार्ल्स फ्रीयर्स एंड्रयूज, एंड जनरल स्मर्ट्स, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है बाय विच द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कंसीडर्ड द मेजर इंडियन डिमांड्स, कि पोल टैक्स को वो एबॉलिश करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को एबॉलिश करेंगे, मैरिजेस हैं दोबारा उनको मान्यता देंगे, और ये मान्यता मिलेगी अगर कोई अपने पारसी, मुसलमान या हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी कर रहा है, एंड प्रॉमिस टू ट्रीट द क्वेश्चन ऑफ इंडियन इमिग्रेशन इन अ सिंपैथेटिक मैनर, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो माइग्रेट करने की जो बात है। मेकिंग ऑफ गांधी इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी की आइडेंटिटी साउथ अफ्रीका में बनी कैसे? पहला फेज उनका मॉडरेट फेज 1894, दादा अब्दुल्ला के कहने पे वो गए थे, कुछ दिनों का प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गया था, हिंदुस्तानियों ने उनसे रिक्वेस्ट करी वहां पर हम परेशान, 1 महीने के लिए रुक जाओ, और वो 1906 तक वहां पर रुके रहे। लेकिन और भी आगे रुके रहे, मतलब वो ये थे, मैंने आपको इनके एक नेचर बताया था, इनकी क्वालिटीज लिखवा रहा था जब मैं आपको, कि बीच में किसी को छोड़कर नहीं भागते थे। इस टाइम पर गांधी जी क्या करते थे? ही यूज्ड टू सेंड पिटीशन एंड मेमोरियल्स टू द अथॉरिटीज इन साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन में, इन द होप दैट दे वुड टेक सिंसियर स्टेप्स टू रिड्रेस द, क्या स्पेलिंग लिखी हुई है इन्होंने यार, टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस। ही सेट अप Natal Indian Congress. He started a paper called as Indian Opinion. जब उनको पता लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो देन स्टार्टेड अ फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह 1906 to 1914.
He adopted methods like passive resistance or civil disobedience. He launched सत्याग्रह against restriction of certificates, इनकी पहली सत्याग्रह. Campaign against restriction on Indian migration. Campaign against poll tax. Campaigns against invalidation of Indian marriages. And protest against Transvaal Immigration Act. 5 सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च करे. तो गांधी जी की क्या अचीवमेंट्स रही साउथ अफ्रीका में? द प्रिपेयर्ड गांधी जी, इट प्रिपेयर्ड गांधी जी फॉर लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल. गांधी जी का ये एक तरीके से एक होमवर्क था, एक नेट प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जब वो भारत आएंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट को जब कमान संभालेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. इनको पता लग गया था सत्याग्रह मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, हमेशा काम करती है. गांधी जी ने वहां पर सीखा था साउथ अफ्रीका के अंदर कि कैसे अलग अलग क्लासेस के जो इंडियंस हैं, दे शोड ग्रिट टुवर्ड्स अ सर्टेन प्रॉब्लम. उनको कोई एक दिक्कत होती है और वो कैसे सिमट कर रह जाते हैं अपने में. तो ही कुड असेस द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस दे वर केपेबल ऑफ मेकिंग. गांधी जी ने उनकी क्षमता पहचानी थी लोगों को, कि लोगों को किस हद तक उत्साहित कर एक सत्याग्रह आंदोलन में भेजा जा सकता है. गांधी जी को यह भी समझ में आ गया था कि लोगों की अगर यूनिटी नहीं है आपस में, तो फिर प्रशासन हमेशा और प्रशासन के कान हमेशा उनकी डिमांड, उनकी रिक्वेस्ट के लिए बहरे ही रहेंगे, अगर वो एक साथ खड़े नहीं हो सकते किसी भी कॉज के लिए. तो ही सॉ नो डिफरेंस बिटवीन द करेज ऑफ बोथ द जेंडर्स, चाहे फिर वो मर्द हो चाहे औरत हो. इनको लगता था, गांधी जी को पता था कि देखो परेशानी होती है, जितना औरतों से हो सकेगा वो अपने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगी और जितना मर्दों से हो सकेगा वो अपने तरीके से करेंगे. लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए. साउथ अफ्रीका बिल्ट अप गांधीज फेस इन द कैपेसिटी ऑफ इंडियन मासेस. साउथ अफ्रीका से गांधी जी को यह पता लग गया था कि हिंदुस्तानी आदमी एक ऐसा आदमी है कि अगर उसको समझाया जाए, उसका दिल जीत लिया जाए, तो फिर वो पीछे नहीं हटता है. और ये सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे जब ये भारत आएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिसके लिए लड़ रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी लोग हैं और हिंदुस्तान में तो है हिंदुस्तानी सारे के सारे. इनको पता लग गया था कि साउथ अफ्रीका में कि इंडियन मासेस की कैपेसिटी क्या है और क्या क्या वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं. ये वहां पर लीडरशिप का ट्रू कैरेक्टर पहचान गए थे. ही ऑल्सो लर्न दैट लीडर नॉट ओनली हैज टू फेस द रेथ ऑफ द एनिमी बट ऑल्सो द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज ओन फॉलोअर्स. जैसा कि अगर ट्रू नेचर अगर रिवील करा जाए अधिकारियों का, प्रशासन का, तो उनकी निंदा सिर्फ जिनके ऊपर वो शोषण कर रहे हैं वो नहीं करते हैं लोग, उनके खुद के लोग भी करते हैं. जैसे कि देखो, जब लॉर्ड हार्डिंग तक ये वाली बात पहुंची गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से, है ना, यही तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे उस टाइम पर, वाइसरॉय तक की बात पहुंची, इंपार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करवाने का फरमान जारी करा कि नहीं करा इन्होंने, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये गांधी जी को विजय मिली अपने सत्याग्रह आंदोलन में. साउथ अफ्रीका में हेल्प करी ना गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की यहां पर. तो गांधी जी को यह भी सीखने को मिला दैट अ लीडर नॉट ओनली हैज टू फेस द रेथ ऑफ द एनिमी बट ऑल्सो द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज ओन फॉलोअर्स, विच वन ऑब्वियसली नीड्स टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो कि फिर उसको सहना पड़ेगा, उस डिसीजन से पीछे हटना पड़ेगा. गांधी जी ने यह भी सीखा दैट नॉट मोस्ट लीडर्स हैव टू टेक टफ डिसीजंस दैट मे बी अनपॉपुलर विद देयर एंथुसियास्टिक फॉलोअर्स. कि कभी भी ना जो प्रशासन है, हुकूमत है, उसको वो प्रयास कभी भी नहीं करने चाहिए कि जिससे मेजॉरिटी जनसंख्या जो है वो उनके खिलाफ हो या उनके डिसीजन को लाइक नहीं कर रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली फिर उसका भुगतान प्रशासन को ही करना पड़ेगा. जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो उसको पसंद ही नहीं है, पर्सन को जबरदस्ती थोड़ी ना करने लगोगे आप उसके लिए अच्छा किया, मैं तो तेरे लिए अच्छा करना चाहता हूं. स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप. साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपनी खुद की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और लीडरशिप को इवॉल्व कर सके. नए नए टेक्निक्स को उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस करा ऑन अ लिमिटेड स्किल. तो ही इवॉल्व द मूवमेंट फ्रॉम मॉडरेट फेज इनटू अ गांधीयन फेज. और गांधीयन फेज किसको बोला जाता है? पैसिव रेजिस्टेंस का फेज, पॉपुलरली नोन एज सत्याग्रह. ये जानते भी थे कि सत्याग्रह जो मेथड है, जो गांधीयन मेथड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है.
एंड ही वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द बेस्ट मेथड अराउंड। और बस अब यही सिलसिला बाकी रह गया था कि गांधी जी को बस अपने सत्याग्रह का मेथड इंडिया में इंप्लीमेंट करना था। अब गांधी जी इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को, जिस इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, करेंटली सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन और गांधी जी की एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इनकी जर्नी का पहला फेज साउथ अफ्रीका का जो फेज था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इन्होंने वहाँ पर नेट प्रैक्टिस करी थी अपने सत्याग्रह मेथड्स की, इनोवेटिव स्टाइल्स की, रेजिस्टेंस की। वो चीज़ क्या होती है कि गांधी जी को काफ़ी ट्रेन कर देती है इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर